मान लो आपने अपने हार्ड अर्न मनी को सेफ रखने के लिए घर की तिजोरी में रखा हुआ है। नेक्स्ट ईयर आप चेक करते हो तो आप सरप्राइज्ड हो जाते हो कि इसमें से 500 रुपए कम कैसे हो गए, क्योंकि उसको तो आपने सेफली रखा हुआ था लॉक एंड कीज में। नेक्स्ट ईयर आप फिर से चेक करते हो तो इस बार 700 कम है और आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके पैसे कौन चुरा रहा है। अब आप नेक्स्ट टाइम उसे बैंक के लॉकर में रखते हो, लेकिन इस बार 800 कम। अब बैंक में तो यूजुअली पैसे सबसे ज्यादा सेफ हैं, फिर वो कम कैसे हो रहे हैं? आपके पैसे और कोई नहीं बल्कि इन्फ्लेशन ले जा रहा है। Inflation is the general increase in the price levels of the goods and services over time. सिंपल टर्म्स में आप जिस आइटम को पहले 50 रुपए में खरीद पाते थे, उस आइटम के लिए अब आपको 60 से 70 रुपए देने पड़ रहे हैं। मीन्स वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होता जा रहा है ओवर टाइम। अब इससे बचने के लिए एक ऑर्थोडॉक्स तरीका है टू पुट मनी इन द बैंक, इन सेविंग अकाउंट और एज एफडी, और उस पर इंटरेस्ट लो। एक सिंपल कैलकुलेशन से देखते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की वैल्यू कैसे इरोड होती है। एज्यूम आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया इन ए फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट ए बैंक, जो आपको ऑफर कर रही है एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% ऑन एफडी, साथ ही इन्फ्लेशन रेट 5% है। तो इंटरेस्ट अर्न ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 1 लाख पे 7%, 7,000। टोटल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर 1 लाख प्लस 7,000, 1,07,000। अब इस पर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देखते हैं। 1,07,000 पे 5% का इन्फ्लेशन मीन्स 1,07,000 माइनस 5,350, 1,01,650। 1 लाख पे 7,000 इंटरेस्ट मिलने के बावजूद इन्फ्लेशन की वजह से आपके पास बच रहे हैं 1,01,650। एफडी पर इंटरेस्ट मिलने के बावजूद इन्फ्लेशन रियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को कम कर रहा है, उस पर से टैक्स ऑन इंटरेस्ट एंड अदर्स टर्म्स एंड कंडीशन अलग से। तो पैसे को ऐसे आइडियल तो रख नहीं सकते। अगर इन्फ्लेशन से लड़ना है, इसको बेटर जगह इन्वेस्ट करना होगा ताकि उस पर उतना रिटर्न मिल सके जिससे हम बढ़ती महंगाई, अपनी बढ़ती जरूरतों को मीट कर सकें। इसके लिए मैं आपको 6 ऐसे एसेट्स बताऊंगा जो आपको ओवर द इयर्स अच्छा इंटरेस्ट देंगे। फर्स्ट, गोल्ड की इनहेरेंट स्कैर्सिटी ही उसको वैल्यूएबल बनाती है और कैश से ऊपर रखती है। कैश को गवर्नमेंट प्रिंट करती है और अगर गवर्नमेंट को लगता है तो वो उसकी प्रिंटिंग इंक्रीज या डिक्रीज करती है टू मेंटेन मनी सप्लाई इन द मार्केट। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऊपर है, वो कितना भी कैश प्रिंट कर सकती है और ज्यादा सप्लाई रिजल्ट्स इन इन्फ्लेशन। बट गोल्ड, सिल्वर या प्लैटिनम हैज अ फाइनाइट सप्लाई, वो पूरे वर्ल्ड में लिमिटेड है और यही इसकी वैल्यू को बढ़ाता है, क्योंकि इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कहता है कि जब किसी चीज की कमी है तो उसकी डिमांड बनी रहती है और उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। और वैसे भी गोल्ड कैन नॉट बी क्रिएटेड इन एनी प्रिंटिंग फैक्ट्री। अनदर फैक्टर जो गोल्ड को वैल्यूएबल एसेट बनाता है वो है इसका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। मान लो आपके पास करेंसी है और गोल्ड दोनों है। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में हो तो गोल्ड इजीली एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि गोल्ड पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज और एक्सेप्ट होता है। इसकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ही इसको वैल्यूएबल एसेट बनाता है। जो गोल्ड आज से 10 साल पहले 30,000 पर ग्राम हुआ करता था, आज उसकी कीमत 60,000 पर ग्राम है, मींस जस्ट डबल। और स्पेसिफिक सीजन जैसे कि शादी में तो स्काई रॉकेट हो जाती है और उस टाइम आप इसे सेल करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। सेकंड, इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल कमोडिटी। गोल्ड के अलावा इन्वेस्टिंग इन इंडस्ट्रियल मेटल्स सच एज कॉपर, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, लिथियम भी बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। गोल्ड की तरह इनको खरीदना या बेचना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि ये किसी ज्वेलर के शॉप पर नहीं मिलता है, ना ही बिकता है, और न ही आपको इनके बायर और सेलर इतनी इजीली मिलेंगे। इसलिए इनमें अलग से इन्वेस्ट करने की जगह आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जो इनसे डील करती हैं। इससे आपको एक्सपोजर भी मिलेगा और उनके स्टोरेज और बायर की कोई टेंशन भी नहीं होगी। माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने से आपको डाइवर्सिफिकेशन और डिफरेंट रॉ मटेरियल भी मिलेगा, जिससे रिस्क स्प्रेड रहेगा और किसी भी एक सिंगल कमोडिटी के पुअर परफॉर्मेंस से बचेंगे। अब क्योंकि माइनिंग कंपनीज उन मेटल से डील करते हैं जो कि लिमिटेड हैं और उनका यूज बहुत डाइवर्सिफाइड है, फ्रॉम बैटरीज टू इलेक्ट्रिक मोटर्स, इसलिए उनको मैनेज भी एक्सपर्ट करते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ जियोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। उनके नॉलेज एंड एक्सपीरियंस का आप फायदा उठा सकते हो उन माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करके। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से इनकी ड्राइव बढ़ती है और इनमें इन्वेस्ट करके आपका एक्सपोजर ब्रॉडर इकोनॉमिक ट्रेंड्स में बढ़ेगा। थर्ड, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट सुनकर ही कितने लोगों का पसीना निकल जाता है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि ये NSE, BSE, सेंसेक्स क्या होता है और स्टॉक मार्केट मींस पैसा डूबा। और दूसरी तरफ कितने लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि पूरा पैसा ही डूब जाता है। अगर पूरी स्टडी करके स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया तो 10% से लेके 20-30% भी रिटर्न दे सकता है। उसके लिए हमें अपने नॉलेज बेस को बढ़ाना पड़ेगा। पहले ये स्टडी करना होगा कि कौन सा सेक्टर फ्यूचर में ग्रोथ करेगा, जिस कंपनी के स्टॉक हम ले रहे हैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी की फ्यूचर प्लान क्या है वगैरह। अगर हमारी स्टडी प्रॉपर है तो रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये सोचकर इन्वेस्ट करेंगे कि थोड़े टाइम में पैसे डबल हो जाएं तो वहाँ सिर्फ लॉस होता है। पेशेंस इज द की व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। फोर्थ, म्यूचुअल फंड।
अगर स्टॉक मार्केट के लिए इतनी स्टडी करने का टाइम नहीं है या स्टॉक मार्केट समझ ही नहीं आता है तो नेक्स्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, क्योंकि जहाँ पर स्टॉक सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी का होता है वहीं पर म्यूचुअल फंड इज ए कलेक्शन ऑफ स्टॉक। म्यूचुअल फंड स्टॉक से सेफ माना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्सिफिकेशन। जहाँ स्टॉक में डायरेक्ट आप इन्वेस्ट करते हो, आप खुद ही पूरा रिसर्च करते हो। म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो फंड मैनेजर होता है जो कि पूरा रिसर्च एंड एनालिसिस करता है। जहाँ स्टॉक में हाई रिस्क होता है बट वो हाई रिटर्न भी देता है, वहीं पर म्यूचुअल फंड कम रिस्की होता है और इसका रिटर्न 8 से 15% तक का होता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है बट थोड़ा अच्छा रिटर्न चाहिए, म्यूचुअल फंड बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। फिफ्थ, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के साथ एक फैक्टर है जो इसको वन ऑफ द बेस्ट एसेट बनाता है, वो है इट्स पोटेंशियल टू अप्रिशिएट ओवर टाइम एंड इन्फ्लेशन। मेजर फैक्टर रियल एस्टेट के प्राइस इंक्रीज में है इट्स लोकेशन। अगर आपकी प्रॉपर्टी ऐसे लोकेशन पर है जहाँ पर कॉन्टिन्यूअस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस या नियर बाई लोकेशन पर हॉस्पिटल या एयरपोर्ट बन रहा है, तो प्राइस इतना इंक्रीज होगा जितना आप सोच नहीं सकते हैं। बट अगर लोकेशन गड़बड़ है तो इट विल बिकम लायबिलिटी। अब अगर इंटेलिजेंटली प्रॉपर्टी सेलेक्ट किया, लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन तो मिलेगा ही, साथ में रियल एस्टेट आपको रेंटल इनकम देगी। मीन्स आपके डेट को आपकी रेंटल इनकम ही कम करेगी और आप एंजॉय करोगे प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन। प्रॉपर्टी टैक्स आपको बेनिफिट देगी, साथ ही एक इमोशनल सपोर्ट भी देगी कि आपके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, जो कि बहुत बड़ी बात है फॉर ए मिडिल क्लास फैमिली। सिक्स्थ, रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रीट एक रियल एस्टेट एसेट्स की पूल जैसा होता है जो कि रेगुलर इनकम जनरेट करता है, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड। जैसे म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करके स्टॉक एंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह रीट रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करता है और उन पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। रीट ऐसा इन्वेस्टमेंट है इन रियल एस्टेट जिसमें आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो विदाउट प्रॉपर्टी को फिजिकली ओन किए। आप कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, शॉपिंग सेंटर, होटल सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं विद रीट। रीट वो कंपनीज या ट्रस्ट हैं जो इन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को मैनेज और ओन करते हैं। रीट का प्राइमरी पर्पस ही है टू जनरेट इनकम फॉर इट इन्वेस्टर्स। रीट्स को एटलीस्ट 90% ऑफ देयर टैक्सेबल इनकम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में देना होता है। तो ये 6 ऐसे एसेट्स थे जो आपको ओवर द ईयर्स अच्छा खासा इंटरेस्ट देंगे अगर आप सोच समझ के इन्वेस्ट करते हो। अगर आप भी कुछ एसेट्स के बारे में जानते हो जो हमें अच्छा रिटर्न देंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना ताकि आपको चैनल पर डाले गए नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।